देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट कवर किया, एक नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग और एक था हम लोगों का इंटर प्रॉफिट वाला प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, आज हम लोग इक्विवेलेंट प्रोसेस कॉस्टिंग वाला पोर्शन करेंगे। तो ये कैसे होता है देखो, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में लिखवा देते, फिर समझा के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा वहां पर पहले भी लिखना पड़ेगा। हेडिंग करो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्शन को कुछ इक्विवेलेंट करने का बात हो रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों इक्विवेलेंट का बात क्यों आ रहा है ये हम लोग समझेंगे। गुड इवनिंग शुभ जी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, एक बार लिखवा देते हैं, ठीक है, फिर समझाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले पैरा करके ही लिख लो। इट मीन्स expressing incomplete performance in term of complete performance. For example, if there are 1000 units in closing stock and 40% work is done on each unit, it can be concluded that complete work is done on 400 units and no work is done on remaining 600 यूनिट। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट को समझ लेते, उसके बाद बाकी पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा इसको समझाने के लिए पहले के एग्जांपल लेते हैं। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखो सपोज लिखते हैं, हम लोग कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मेटेरियल का खर्चा, रॉ मेटेरियल का खर्चा हुआ है 55,000। ठीक है, और ये खर्चा करने पे हम लोग का रॉ मटेरियल का 55,000 का रॉ मटेरियल 55,000 इनकर्ड मतलब खर्चा लग चुका है। एंड यूनिट कंप्लीटेड, और
यूनिट जो बन के रेडी हुआ है फुल्ली, गुड इवनिंग, Good evening, sir. and completed 5,500 यूनिट, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा? अगर टोटल 55,000 का रॉ मटेरियल का खर्चा करके 5,500 कंप्लीट यूनिट बन चुका है, तो एक यूनिट को कंप्लीट बनाने के लिए ₹10 पर यूनिट करके रॉ मटेरियल का खर्चा, ये तो सिंपल बात है, हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करके देख ही सकते हैं कि अगर हम लोगों ने 55,000 रुपीज का रॉ मटेरियल का खर्चा करके फिर 5,500 यूनिट कंप्लीट बनाया है, तो एक कंप्लीट यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल का खर्चा लगा है 10 रुपीज, ठीक है। एक कंप्लीट यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल का खर्चा लगा 10 रुपीज। अगर हमें बताया जाए कि अगर कोई यूनिट 50% कंप्लीट है, सपोज, ठीक है, कोई यूनिट 50% कंप्लीट है, तो उसमें रॉ मटेरियल का खर्चा फिर कितना लग चुका है, बोल सकते हो। सपोज कोई यूनिट 50% कंप्लीट है, तो उसमें रॉ मटेरियल का कितना खर्चा लगा है अभी तक, क्या बता सकते हैं? अगर ये बेस है, ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि 55,000 खर्चा करके कंप्लीट 5,500 यूनिट बना है, मतलब एक यूनिट को कंप्लीट बनाने के लिए 10 रुपए का रॉ मटेरियल का खर्चा करना पड़ता है। अगर कोई यूनिट 50% कंप्लीट है, इसके अलावा अगर कोई यूनिट 50% कंप्लीट है, तो उसमें रॉ मटेरियल का खर्चा अभी तक कितना लग चुका है, कैसे निकालेंगे? बोलो कितना होगा? या फिर अगर मान लो 30% कंप्लीट हुआ है, या फिर मान लेते हैं 25% कंप्लीट हुआ है, तो रॉ मटेरियल का खर्चा अभी तक कितना लग चुका है, क्या बता पाओगे? 50% में 27,500। नहीं, 27,500 यूनिट नहीं बोल रही, ये कंप्लीटेड है। कंप्लीट 5,500 यूनिट बन चुका है। अगर कोई दूसरा यूनिट इसी तरह से बनेगा जो कि 50% कंप्लीट है, तो ये देख के बताओ कि रॉ मटेरियल का हम कॉस्ट पूछ रहे हैं, कितना कॉस्ट लग चुका है अभी तक? 5 रुपीज। 50% मतलब 10 रुपीज का आधा। अगर 30% कंप्लीट हुआ है तो कितना होगा? 3 रुपीज। 3 টাকা। और हाँ, और 25% कंप्लीट है तो 2.50। ये हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ये पता चल गया है कि 5,500 यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट बनाने पे इतना खर्चा किया, कॉस्ट पर यूनिट पता चल गया, इस वजह से हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कब आएगा, मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये इक्विवेलेंट यूनिट का कंसेप्ट आया क्यों, वो पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, जैसे देखो हम लोग के पास 5,500 यूनिट की प्रोडक्शन है, ठीक है, लेकिन उसका बाइफर्केशन है, ठीक है, मतलब 5,500 एक तरह का नहीं है, जैसे ये वन टाइप है, फुल्ली कंप्लीटेड 5,500 यूनिट फुल्ली कंप्लीटेड। लेकिन अगर 5,500 यूनिट कुछ इस तरह से है कि 1,000 यूनिट 100% कंप्लीट, ठीक है, हम लोगों ने जो प्रोडक्शन किया है वो टोटल 5,500 यूनिट है, लेकिन 1,000 यूनिट उसमें से 100% कंप्लीट है। 2,500 यूनिट 50% कंप्लीट है, और 2,000 यूनिट जो है 25% कंप्लीट है, ठीक है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर अभी हम लोगों ने रॉ मटेरियल का खर्चा कर रखा है 55,000 रुपीज का, ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, क्या हम लोग डिवाइडेड बाय इसमें 5,500 कर पाएंगे? बोलो, क्या हम लोग डिवाइडेड बाय 5,500 यूनिट कर सकते हैं कंप्लीट यूनिट का कॉस्ट पता करने के लिए? क्या हम लोग 5,500 नहीं कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि 5,500 यूनिट नॉट फुल्ली कंप्लीटेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला लिख के डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये निकालने के लिए कि एक यूनिट पूरा बनाने के लिए रॉ मटेरियल का खर्चा कितना होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा,
हम लोग इसमें एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्या हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर देखो, हम लोग इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम समझाते क्यों। 1000 में 100% मल्टीप्लाई करो, 1000 ही आएगा। 2500 में 50% को मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 1250। और 2000 में 25% को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 500 यूनिट। तो टोटल करने से हो जाएगा यहाँ पर 2750। अब ये हुआ क्या, ये क्या निकल के आया, इसका मतलब क्या है। देखो ये तो फुल्ली कंप्लीटेड है, तो ये जब हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं तब हम लोग को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा पता है, ये 1000 प्लस 1250 प्लस 500। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। उसका रीजन ये है, ये तो पूरा कंप्लीट था, इसमें कोई इश्यूज नहीं था, ये फुल्ली कंप्लीट था। प्रॉब्लम ये दोनों को लेके था, ये 50% कंप्लीट है, ये 25% कंप्लीट है। तो ये 50% कंप्लीट है, मतलब और भी 50% कंप्लीट करने से पूरा बनेगा, ठीक है। और ये 25% कंप्लीट है, मतलब इसमें और भी 75% का काम बाकी है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने 50% से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1250। इस चीज का मतलब क्या हो गया कि अभी तक हम लोगों ने, ये तो यूनिट में आंसर है ना, ये आंसर किस चीज का है, यूनिट का है। तो इतना यूनिट को 50% कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने जितना भी रॉ मटेरियल का खर्चा किया है, अच्छे से सुनो, जरूरत हो तो लिख लो, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। 2500 यूनिट को 50% कंप्लीट करने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ है, उतने खर्चे में 1250 यूनिट पूरा बन जाएगा, ठीक है। मतलब 2500 यूनिट को 50% बनाने में जितना खर्चा हुआ है, 1250 यूनिट को कंप्लीट बनाने में उतना ही खर्चा होगा। मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया, बात को आसान कर लिया, हम लोगों ने इक्विवेलेंट यूनिट बना दिया। 2500 आधा बना हुआ यूनिट इक्वल टू 1250 पूरा बना हुआ यूनिट, ठीक है। 2500 जैसे मान लो कि 2 चेयर बनाना है, ठीक है, ये चेयर 1 और ये चेयर 2, ठीक है। अब ये पूरा चेयर 1 को बनाने में खर्चा होता है सपोज 500 रुपए, और इसको भी बनाने में 500 रुपए खर्चा होता है, ठीक है। तो टोटल कितना खर्चा हो गया, 1000 रुपए खर्चा होगा अगर हम लोग को इसको कंप्लीटली बनाना है। लेकिन ये चेयर मान लो हम लोगों ने, ये चेयर कितना परसेंट बना है, ये पूरा बना है, और ये चेयर मान लेते हैं हम लोगों का आधा बना है, ठीक है, मतलब आधा बना है। या फिर कुछ अच्छा ऐसे नहीं, रुको, इस तरह से एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों ने मान लो 10 चेयर बनाए हैं, ठीक है, 10 चेयर बनाए जो कि 50% कंप्लीट है। तो हम लोगों ने खर्चा किया है अभी तक 5000 रुपए, ठीक है। तो सपोज एक चेयर को पूरा बनाने का खर्चा होता है, एक चेयर को पूरा बनाने का खर्चा होता है, मान लेते हैं यहाँ पर 400। एक मिनट देखते हैं कैसे लिखने से मेरा ये बन जाएगा, देख लेते हैं। एक चेयर को बनाने का खर्चा लगता है 500 रुपए, तो 10 चेयर को बनाने का खर्चा लगने वाला था 5000, ठीक है। तो अभी मान लो हम लोगों ने यहाँ पर 5000 रुपए खर्चा तो किया है, लेकिन हम लोगों ने चेयर को, नहीं ये 5000 नहीं, फिर मुझे ये कम लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं 2500 रुपए, ठीक है। 2500 रुपए खर्चा किया है अभी तक, और चेयर 10 चेयर आधा बना है, ठीक है, 10 चेयर आधा बना है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, देखो ये हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक चेयर बनाने का खर्चा 500 रुपए लगता है, अभी तक हम लोगों ने 10 चेयर बनाए लेकिन 50% बना है, कोई भी पूरा नहीं बना है, 2500 रुपए तक का खर्चा हुआ है। तो अगर एक चेयर बनाने के लिए 500 रुपए लगता है, तो 2500 रुपए जो हम लोगों ने खर्चा किया है, उससे हम लोग 5 कंप्लीट चेयर बना सकते थे, 5 कंप्लीट चेयर बना सकते थे ना। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, मुझे आधा अधूरा यूनिट से डिवाइड करने से प्रॉब्लम ये होगा कि हम बाकी यूनिटों का खर्चा नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आधा अधूरा यूनिट इक्वल टू कितना फुल यूनिट हो सकता है वो कैलकुलेट करना है। मतलब 25 रुपए खर्चा करके हम 10 आधा चेयर बनाते हैं, इसको अगर मुझे पूरा चेयर में कन्वर्ट करना है तो हम ये बोलेंगे 25 रुपए खर्चा करके हम 5 कंप्लीट चेयर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रहा है कि 2500 यूनिट आधा बनाने का जो भी खर्चा हुआ, उससे 1250 यूनिट पूरा बन जाता, ठीक है।
और यहाँ पर भी देखो 2000 यूनिट को 25% बनाने पे जो भी खर्चा हुआ है उसी खर्चे पे 500 यूनिट पूरा बन जाएगा। ठीक है, उसी खर्चे पे 500 यूनिट पूरा बन जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट यूनिट। ये करने से बेनिफिट ये हुआ कि हमें कंप्लीट पता चल गया कि अभी तक हम लोगों ने जितना खर्चा किया है उससे हमें कंप्लीट इतना यूनिट बना, क्योंकि ये कंप्लीटेड नहीं है, क्योंकि इसमें 3 तरह का यूनिट है। ये देखो, ये कंप्लीटेड, ये भी इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट। तो हम लोगों ने इनकम्प्लीट यूनिट को इक्विवेलेंट कंप्लीट में बना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंप्लीट हो गया है, इक्विवेलेंट कंप्लीट यूनिट में बनाया है। ठीक है, जैसे मैंने चेयर वाला एग्जांपल दिया, तो कंप्लीट यूनिट इतना हो जाएगा। अगर हम लोग अब इससे डिवाइड करेंगे 2750 से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना करके खर्चा हो सकता है फिनिश्ड गुड्स को प्रिपेयर करने में रॉ मटेरियल का। ठीक है, तो 2750 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हम लोग का कितना, ये हो जाएगा 55,000 डिवाइडेड बाई 2750, मतलब 20 रुपीज। ठीक है, तो एक कंप्लीट यूनिट बनाने में 20 रुपीज का खर्चा लगेगा। ठीक है, 20 रुपीज का खर्चा लगेगा अगर ये कंडीशन। अब ये निकल जाने से क्या होगा, हम लोग किसी भी कंडीशन में, किसी भी परसेंटेज में इसका खर्चा जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, बिकॉज मैंने यहाँ पर माना था कि 5500 कंप्लीटेड यूनिट है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने लिखवाया है, क्या लिखा है, इट मींस एक्सप्रेसिंग इनकम्प्लीट परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ कंप्लीट परफॉर्मेंस। इनकम्प्लीट परफॉर्मेंस को हमें कंप्लीट परफॉर्मेंस में ट्रांसफर करवाना है। ठीक है, इनकम्प्लीट परफॉर्मेंस को कंप्लीट परफॉर्मेंस में ट्रांसफर करना है। जैसे 2500 इनकम्प्लीट, 2000 इनकम्प्लीट, तो इतने सारे इनकम्प्लीट इक्वल टू कितने कंप्लीट, तो 1250 कैसे पता चलेगा, इनटू कर देंगे जितना परसेंट कंप्लीट हुआ है उससे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना परसेंट हम लोग का फुल कम हो सकता था, कंप्लीटेड यूनिट बन सकता था। जैसे मैंने चेयर वाला एग्जांपल दिया कि हम लोगों ने जो 2500 रुपए खर्चा करके 10 का 10 चेयर ही आधा बना के रखा है, वही 2500 रुपए खर्चा करके हम लोग 5 पूरा चेयर बना सकते थे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर, ये कंप्लीटेड यूनिट हो गया। 2000 25% कंप्लीट का मतलब है 500 100% कंप्लीट। ठीक है, 2000 25% कंप्लीट का मतलब हो जाएगा जितना पैसा खर्चा करके 2000 यूनिट 25% तक ही कंप्लीट हुआ है, वही सेम पैसा खर्चा करके 500 कंप्लीटेड यूनिट बन सकता था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है इनकम्प्लीट परफॉर्मेंस को कंप्लीट परफॉर्मेंस में। अब इसका नीड क्यों है, इसका नीड इसीलिए है ताकि हम लोग कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, अब देखो क्या बोला है आगे मैंने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपने हिसाब से एक लैंग्वेज में एग्जाम्पल है, if there are 1000 unit in closing stock and 40% work is done on each unit। बोल रहा है कि सपोज क्लोजिंग स्टॉक में 1000 यूनिट पड़ा हुआ है जो कि 40% ही कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब ये 60% अभी भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अब बोल रहा है इट कैन बी कंक्लूड, इससे हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं दैट कंप्लीट वर्क इज डन on 400 unit and no work is done on remaining 600 unit। तो इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 1000 इंटू 40%, जैसे मैंने अभी सिखाया, तो आता है 400। तो इसका मतलब है कि 1000 इनकम्प्लीट यूनिट का मतलब हो जाएगा 400 कंप्लीट यूनिट। ठीक है, तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि 400 यूनिट पे काम करने का काम हो चुका है और जो भी काम करना है बाकी 600 यूनिट पे करना है। जब हम लोग इसको इक्विवेलेंट यूनिट पे कर रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन की वजह से, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। देखो प्रैक्टिकली 10 चेयर इनकम्प्लीट ही है, उसे ही कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि 10 इनकम्प्लीट चेयर इक्वल टू 5 कंप्लीट चेयर। ठीक है, मतलब किसके हिसाब से, खर्चे के हिसाब से। 10 चेयर को इनकम्प्लीट जितना भी बना है वो बनाने का जो भी खर्चा अभी तक लगाया है उस खर्चे पे 5 कंप्लीट चेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। तो ये इक्विवेलेंट क्यों आया, क्यों हमें इक्विवेलेंट करना पड़ेगा इनकम्प्लीट यूनिट को कंप्लीट में। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसको जब मतलब ये प्रोसेस जब फॉलो करेंगे तो हमें क्या क्या स्टेप्स का जरूरत होगा प्रोसेस कॉस्टिंग में, वो देखो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट, बिफोर प्रिपेयरिंग the process account,
we are required to prepare the following three स्टेटमेंट, ठीक है। 3 स्टेटमेंट हमें फॉलो करना पड़ेगा अगर हम लोग इस तरह का कैलकुलेशन करते हैं। पहले स्टेटमेंट को बोला जाता है जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट को कैलकुलेट करेंगे, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया इसी प्रोसेस को करेंगे। इस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। The objective of this statement is to calculate द नॉर्मल आउटपुट, ठीक है, ताकि हमें नॉर्मल आउटपुट पता चले। नॉर्मल आउटपुट मतलब आउटपुट को कंप्लीटेड लैंग्वेज में हमें बताना है कि कंप्लीटेड कितना है। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सबसे पहले बनाया जाएगा, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। मतलब कौन सा वाला प्रोसेस, ये वाला, ये देखो जो कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने निकाला ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ रॉ मटेरियल का मैंने दिखाया, वहां लेबर भी रहेगा, ओवरहेड भी रहेगा। अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट is to calculate the cost per unit of normal आउटपुट, ठीक है, ताकि नॉर्मल आउटपुट का हमें कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाए। मतलब ये 20 कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने ये वाला प्रोसेस फॉलो किया था, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग इसमें 5500 डिवाइड करके नहीं बोल सकते कि एक कंप्लीट यूनिट बनाने का 10 रुपया खर्चा लगा, क्योंकि 5500 कंप्लीटेड है नहीं, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और लास्ट जो स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ value of statement of value of equivalent production, the objective of this statement is to calculate the amount of abnormal loss, abnormal gain, output transferred and closing stock, ठीक है। ये समझाते हैं ये क्या है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर यूनिट निकाला था ना, अब इसका वैल्यू निकालेंगे। जैसे 1000 यूनिट पे कितना खर्चा हुआ होगा, 1000 इंटू 20, 20,000।
1250 यूनिट पे 1250 इंटू 20, 500 यूनिट पे 500 इंटू 20, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू को कैलकुलेट करना, मतलब मॉनिटरी टर्म में हमें बताना है। तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इस तरह से निकलेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस निकल के आ रहा है हमारा, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में मैंने बताया था एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, एबनॉर्मल गेन हो सकता है, जो आउटपुट है मतलब जो फिनिश्ड गुड्स बन रहा है वो, क्लोजिंग स्टॉक अगर कुछ रह रहा है, तो ये सारे चीजों का वैल्यूएशन के लिए ये स्टेटमेंट बनेगा। और इसका क्लियरली समझ में आ जाएगा जब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट क्या है कि हमेशा पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए जब हम लोग काम करना स्टार्ट करें, ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग के पास वर्क इन प्रोग्रेस हो ही सकता है ना। तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस होता है तभी ये सारे कंसेप्ट आते हैं, मतलब इनकम्प्लीट बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे इनकम्प्लीट हमारा इस साल का भी, इस पीरियड का भी हो सकता है, प्रीवियस पीरियड का भी हो सकता है। तो वो सब इनकम्प्लीटेड जो है उसका कैसे हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, उसके लिए ये वाला हमें मेथड पढ़ना पड़ता है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे इस पे क्वेश्चन होता है। जैसे देखो ये वाला इलास्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 4 क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1000 यूनिट। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हो गया कि पहले मतलब प्रीवियस ईयर का हम लोगों का जो काम इनकम्प्लीट है वो है 1000 यूनिट। अब कैसे इनकम्प्लीट है, मतलब इनकम्प्लीट इन टर्म्स ऑफ वर्ड, मतलब कैसे है, बोल रहे कि 60% कंप्लीट है ये 1000 यूनिट, ये WIP में है। बोल रहे 60% कंप्लीट है, यानी 40% क्या है, इनकम्प्लीट है, जिसपे अभी तक खर्चा लग चुका है 1,10,000। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट 1,10,000। इस बात का मतलब होता है कि अभी तक का खर्चा, मतलब 60% तो कंप्लीट किया गया है ना, तो 60% कंप्लीट करने तक का खर्चा यहाँ पर हमें बता दिया है 1,10,000। अच्छा, फिर बोल रहे यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, और इस बार नया यूनिट जो है इनपुट दिया गया है वो है 10,000 यूनिट, और जिसके लिए खर्चा किया गया है 19,30,000। तो टोटल इनपुट कितना हो गया, पहले का 1000 और अभी 10,000, ठीक है, जिसमें से इसमें 60% काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 40% करना पड़ेगा। ये 10,000 यूनिट का बोल रहा है कि इसमें इंट्रोडक्शन हुआ, देखते हैं ये पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 10,000 यूनिट में क्या कुछ क्लोजिंग में रह जाएगा वो चेक करते हैं। और इस पे खर्चा हुआ है इतना, और 1000 यूनिट को 60% बनाने तक का खर्चा हुआ है इतना। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000 यूनिट, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में 9,000 यूनिट ट्रांसफर हुआ है। अब देखो इसका मतलब 9,000 यूनिट अगर ट्रांसफर हुआ है, हम लोगों का टोटल इनपुट अगर हम एक बार टोटल में बताते, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग 2 मेथड देखेंगे। ये वैसे फीफो बोला है, हम फीफो के हिसाब से समझा देते हैं। देखो फीफो फीफो का मतलब सॉरी, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो जो पहले आया है वो पहले आउट होगा। तो इसका मतलब जब हम लोग 9,000 यूनिट फुल्ली बनाएंगे तो हमारा, क्योंकि फीफो प्रोसेस चल रहा है, तो पहला टारगेट ये रहेगा कि पुराना जो 1000 यूनिट है वो पहले कंप्लीट बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन तो ये वाला है, इनपुट में फर्स्ट इन ये वाला है। तो इसका मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे ट्रांसफर होगा, ये 1000 यूनिट पहले ट्रांसफर होगा कंप्लीट करने के बाद, और उसके बाद 8,000 ही ट्रांसफर हुआ होगा, तभी तो बोल रहा है कि टोटल में 9,000 यूनिट ट्रांसफर हुआ है। ये दोनों मिला के 9,000 यूनिट हो जाएगा ट्रांसफर। तो क्या कुछ क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा, मुझे बताओ, क्या कुछ क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा, मतलब क्लोजिंग WIP कुछ होगा, मुझे बताओ। वैसे पीछे दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसके बाद दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग बिना पढ़ के ही मुझे बताओ इतने से इंफॉर्मेशन से कि हम लोगों ने इनपुट क्या दिया है। हम लोगों ने ओपनिंग WIP का इनपुट दिया है 1000, ठीक है, और फ्रेश इनपुट दिया है हम लोगों ने 10,000, और हम लोग का आउटपुट मतलब टोटल 11,000 दिया है, आउटपुट हम लोग का 9,000 इस हिसाब से है। तो क्या हमारा कुछ क्लोजिंग में रह जाएगा, मुझे ये बताओ, क्या हम लोग का कुछ क्लोजिंग में रहेगा। हाँ, कितना रहेगा बोलो। 2,000। हाँ, 2,000 रहेगा, ठीक है। क्लोजिंग में हम लोग का 2,000 रहना चाहिए, क्योंकि ये 1,000 से 1,000 जो है इनपुट का पूरा आउटपुट बन जाएगा। ये 10,000 में से अगर 8,000 ही हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो 2,000 हमारा क्लोजिंग में रहना चाहिए। अब आगे क्या बोल रहा है, क्लोजिंग WIP बोल रहा है 800 है, 2,000 नहीं 800 है बोल रहा है, ठीक है।
अच्छा, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग यूनिट इन प्रोसेस एट द बिगिनिंग। बोल रहा है कि नॉर्मल लॉस भी है इस प्रोसेस में जो कि 10% है, और ये टोटल इनपुट का है इंक्लूडिंग यूनिट इन प्रोसेस एट द बिगिनिंग, मतलब ये टोटल इनपुट ये वाला, इस पे 10% बोल रहा है नॉर्मल लॉस है, तो कितना होता है 10% इसका? 110, शायद 00 देख लो। 1100 हम लोग का क्या है, 1100 हम लोग का जो है नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल लॉस हम लोग का 1100 होगा तो उस केस में हम लोग का आउटपुट तो पूरा नहीं बनेगा, है ना, आउटपुट पूरा नहीं बनेगा। हम लोग बोल रहे हैं कि क्लोजिंग में हम लोग का जाना चाहिए 2000, लेकिन 2000 नहीं जाएगा क्योंकि 1100 का हम लोग का अगर नॉर्मल लॉस है तो 2000 कैसे जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब 1100 अगर इससे कम कर देते हैं, माइनस कर दो, तो हम लोग को पता चलेगा क्लोजिंग में कितना जाना चाहिए, 900, जबकि हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोजिंग में 800 जाएगा। इसका मतलब हम लोग का इसके साथ साथ और क्या है बोलो। हम लोगों ने पहले क्लोजिंग ये निकाला था, लेकिन तब हम लोग ये वाला पॉइंट नहीं पढ़े थे, मैंने ये वाला पॉइंट नहीं रीड किया था कि नॉर्मल लॉस भी है। अब नॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करना है बता दिया है टोटल इनपुट पे, तो टोटल इनपुट पे जब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट हुआ तो वो 1100 आ रहा है, और ये तो कंफर्म है कि इतना आउटपुट होगा, ये कंफर्म है, ये भी क्वेश्चन हमें बता रहा है। तो अगर 2000 मुझे लगा था क्लोजिंग स्टॉक होगा क्योंकि मैंने नॉर्मल लॉस तब तक नहीं पढ़ा था, अब नॉर्मल लॉस पढ़ लिया मैंने, तो इतना हमारा क्लोजिंग स्टॉक में नहीं जाएगा। कितना जाएगा, मैक्स टू मैक्स 900 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 800 है, तो अगेन 100 का जो गैप है वो क्या है? एबनॉर्मल लॉस। करेक्ट, एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि 900 क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए जबकि बोल रहा है 800 कम है, तो एबनॉर्मल लॉस। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी हुआ, एबनॉर्मल लॉस भी आया, ठीक है। अब स्क्रैप बोल रहा है 10 रुपए पर यूनिट करके हो जाएगा। स्क्रैप का मतलब होता है नॉर्मल लॉस मार्केट में जिस प्राइस पे बिकता है। स्क्रैप आर 100% कंप्लीट, मतलब जो स्क्रैप यूनिट बिकेगा वो कंप्लीटेड स्क्रैप है, मतलब पूरा प्रोसेस होने के बाद वो स्क्रैप हुआ है, ठीक है। स्क्रैप में कुछ हमारा परसेंटेज इनकम्प्लीट नहीं है। यूजिंग फीफो मेथड कंप्यूट, हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, सिर्फ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोला है, एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ऑल्सो इवैल्यूएट द आउटपुट। अच्छा, तो हमें तीनों स्टेटमेंट ही बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एंड वैल्यूएशन, ठीक है। हमें तीनों चीज को करके यहाँ पर दिखाना है। तो देखो इसका कैसे करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका लिखने का स्ट्रक्चर वगैरह हम बता देते हैं कैसे होगा, उसी तरह से करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 4, ठीक है। अच्छा, पहला है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट, अब हमें बता दिया है क्लियरली कि फीफो यूज करना है, तो हम लोग फीफो यूज करेंगे, ठीक है, फीफो मेथड। अगर ये फीफो की जगह कुछ और होता तो कैसे होगा, वो भी इसी क्वेश्चन में ही है, इसके बाद ही करेंगे, ठीक है। वहां पर हमें पता चलेगा कि अगर फीफो नहीं होता तो किस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ता। तो अभी पहले फीफो कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग को लिखने का प्रोसेस है वो कैसे होगा देखो, यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, ठीक है, तुम लोग भी ऐसे ही लिखो। फिर यहाँ पर पर्टिकुलर्स, आउटपुट, यहाँ पर लिखेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यहाँ पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा, हमें खर्चा किस बात का दे रखा है, खर्चे का नाम में हमें देखो, हमें टोटल खर्चा दे रखा है, ठीक है। हम लोग को मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से नहीं दिया है, ठीक है, हम लोग को टोटल खर्चा दे रखा है, मतलब ठीक है। इक्विवेलेंट यूनिट ही सिर्फ हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग नाम से हम लोग नहीं लिख सकेंगे, तो ये हो गया इक्विवेलेंट यूनिट, यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे।
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तो मैंने लिख दिया, ऐसे लिखते हैं परसेंटेज और यहाँ पर लिखते हैं यूनिट। एक्चुअली ये मेटेरियल के ऊपर होगा, लेबर के ऊपर। वैसे इस क्वेश्चन में ना हमें अलग अलग नाम नहीं दिया है, आगे मिल जाएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वहां पर देखोगे तो समझ में और भी अच्छे से आएगा, ये भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। यहाँ पर हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मेटेरियल लेबर ओवरहेड नहीं दिया है, टोटल में दिया है, ठीक है, तो हम लोग टोटल के हिसाब से ही लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होगा, देखो हम लोग इनपुट कितना दे रहे हैं, पहले हम लोग 1000 यूनिट इनपुट दे रहे हैं, उसका हमें क्या मिलेगा, 1000 यूनिट ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हम लिख रहे हैं ना, हम तुम लोग को भी उसी तरह से ही लिखना है, 1000 इनपुट देने पे 1000 आउटपुट आएगा। और ये क्या है, ये है ओपनिंग WIP, तो इसको हम लोग ओपनिंग WIP ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग कितना इनपुट दे रहे हैं, फ्रेशली हम लोग 10,000 यूनिट इनपुट देंगे, तो इनपुट में लिखेंगे 10,000, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखेंगे इनपुट, मतलब फ्रेशली दे रहे हैं ना, तो ये इनपुट हो गया। अब ये इनपुट से हमारा क्या क्या बन रहा है, इस इनपुट से हमारा फिनिश गुड्स बनेगा, ठीक है, और क्लोजिंग WIP बनेगा, और एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, ये सब भी है, हम लोगों ने क्वेश्चन में पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। तो हम लोग एक एक चीज लिखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का ओपनिंग WIP। यहाँ पर हम लोगों ने 10,000 इनपुट दिया, इसका 10,000 आउटपुट जो आया है उसका अलग अलग फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसमें से फिनिश गुड्स कितना हुआ है, ये देखो 9,000 टोटल ट्रांसफर हुआ है, उसमें से अगर 1,000 हमारा प्रीवियस वाले से है तो फिनिश गुड्स हम लोग का 8,000 है। कंप्लीटेड फिनिश गुड्स, ये कंप्लीटेड भी लिख सकते हो ऐसे ब्रैकेट में, ऐसे करके कंप्लीट। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस भी है, हम लोगों ने देखा नॉर्मल लॉस भी है, और नॉर्मल लॉस हमें क्वेश्चन में बता दिया है टोटल जो इनपुट है, टोटल इनपुट का 10%, तो नॉर्मल लॉस हम लोग का 1100, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस अगर हम लोग देखें, अब हम लोग अगर कैलकुलेट करें, जो कि मैंने पहले ही करके भी दिखाया तुम लोगों को, अगर हम लोग 1000 इनपुट दे रहे हैं जिससे हमारा 1000 आउटपुट हो रहा है, हम लोग 10,000 इनपुट दे रहे हैं, उसमें से हम लोग का 8,000 कंप्लीटेड यूनिट और ट्रांसफर टोटल 9,000 हो रहा है। अब ये 10,000 का 3 कंडीशन हुआ है, एक तो ये 8,000, ठीक है, एक तो ये 8,000, और इसमें हम लोग का टोटल में नॉर्मल लॉस भी हुआ है 1100। और हम लोग को, हाँ, क्वेश्चन में ना हम लोग को क्लोजिंग WIP बता रखा है, देखो क्लोजिंग WIP बता रखा है 800 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम लोग का 1100 का लॉस होता है तो उस केस में हम लोग का 900 बचना चाहिए, अभी मैंने दिखाया था कैलकुलेट करके, लेकिन हम लोग का 800 बच रहा है, यानी एबनॉर्मल लॉस भी है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस कितना आ रहा है हम लोग का 100, इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल। तो ये बैलेंस करके निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 11,000 को टोटल लिख देंगे, और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन, देखो ये गिवन था, ये पढ़ के समझ में आ रहा था, ठीक है। और क्योंकि 9,000 ट्रांसफर हुआ है तो ये भी हम लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें गिवन है, ये भी हमें परसेंटेज गिवन था, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट, मतलब दोनों साइड लेजर की तरह बैलेंस हो रहा है, फिर भी गैप आ रहा है, जो कि मैंने लॉजिकली भी तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखाया। तुम लोग का यहाँ पर कितना आ रहा है, 100 का एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, ठीक है, 100 का एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग चेक करके देख सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आउटपुट का ये कंडीशन हो गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो जो WIP है उसको इस बार हमें जिस पीरियड का हम लोग बना रहे हैं उस पीरियड का देखना है, इस पीरियड में हमें 40% कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस पीरियड में 60% ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है। तो अगर 40% कंप्लीट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो 40% जितना कंप्लीट करना पड़ेगा, तो 40%, तो 1000 का 40% मल्टीप्लाई कर लो 400, और ये मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है कि 1000 यूनिट को 40% कंप्लीट करने से 1000 यूनिट फुल्ली कंप्लीट होगा, लेकिन हम ये यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि 400 कंप्लीटेड यूनिट है, इसको जितना खर्चा करके फुल्ली कंप्लीट यूनिट बनाया जाएगा उतने खर्चे में 400 कंप्लीटेड यूनिट बनेगा। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किया हम लोगों ने, 8,000 यूनिट, ये 100% कंप्लीट है, तभी तो ये फिनिश गुड्स है, तो यहाँ पर 8,000 ही होगा। अच्छा, अब ये क्लोजिंग WIP का देखो, यहाँ पर बोला है 75% कंप्लीट है, हमें इस पीरियड का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये 60 था तो मैंने यहाँ पर 40 लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ 75 है तो तुम लोग यहाँ पर 25 ले लोगे,
सॉरी 35 ले लोगे, ऐसा नहीं होता है, नहीं 25, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये देखना है इस पीरियड में कितना काम हुआ है, तो इस पीरियड में तो 75% हुआ है क्योंकि ये क्लोजिंग WIP है, तो 75% जो है हम लोग का काम कंप्लीटेड हुआ है। तो 800 का 75% मतलब 600 कंप्लीटेड यूनिट होता है, ठीक है। नॉर्मल लॉस का कभी वैल्यूएशन नहीं होगा, और यहाँ पर बोला था नॉर्मल लॉस 100% कंप्लीटेड, ठीक है, इसका वैल्यूएशन करने का जरूरत नहीं होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग में भी करते हैं। और एबनॉर्मल लॉस देखो यहाँ पर बोला था स्क्रैप्स आर 100% कंप्लीटेड, स्क्रैप में दोनों ही आता है, तो एबनॉर्मल लॉस बोल रहा है 100% कंप्लीटेड है, तो 100 का 100% मतलब यहाँ पर 100 ही हो जाएगा। तो इससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट यूनिट निकाल लिया। तो टोटल करते हैं कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट यूनिट, 400 प्लस 8000 600 700, ये हो गया 400 और 600 1000 9100, ठीक है। 9100 कंप्लीटेड यूनिट हो गया 11000 इनपुट देने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर से एक बार बताते हैं, हम लोगों को फीफो बोला था, इसीलिए फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले जो WIP में था वो कंप्लीटेड यूनिट बना, और जो फ्रेश यूनिट दिया उसमें से 800 हम लोगों का बता रहा है कि क्लोजिंग WIP है। टोटल इनपुट का 10% नॉर्मल लॉस है, ठीक है। और फिनिश गुड्स का क्योंकि ट्रांसफर 9000 यूनिट है, तो ऑटोमेटिकली ये 8000 ही आएगा, तो बाकी हम लोग का एबनॉर्मल लॉस हुआ। अब यहाँ पर लिखा हम लोगों ने कैसे, क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग को ये देखना है जिस पीरियड में ये स्टेटमेंट बन रहा है उस पीरियड में कितना कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो 60% कंप्लीटेड था, तो 40% का खर्चा करना पड़ेगा। 8000 को कंप्लीट बनाने में 100% खर्चा, क्लोजिंग WIP का यहाँ पर बता दिया 75% का खर्चा किया गया है। नॉर्मल उसका इक्विवेलेंट यूनिट निकालने का जरूरत नहीं होता है। एबनॉर्मल लॉस का हमें बता दिया है 100% स्क्रैप्स आर कंप्लीटेड, ठीक है। अब हम लोगों ने ये परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दिया, उसका रीजन मैंने बताया क्यों होता है, ठीक है। देखो क्यों परसेंटेज को मल्टीप्लाई किया जाता है ये मैंने बताया। अच्छा, तो यहाँ पर देखो परसेंटेज मल्टीप्लाई होके ये टोटल करने से हमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे दूसरा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सेकंड वाला जो है ये हो जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। अब हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखते हैं कॉस्ट कितना अभी तक इनकर्ड हुआ है, कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर द पीरियड, ठीक है। इस पीरियड में कितना इस प्रोसेस में खर्चा हो चुका है, 19,30,000, ठीक है, 19,30,000। अच्छा, और स्क्रैप की वजह से कॉस्ट हमारा कम होगा, ठीक है, स्क्रैप की वजह से स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा, 10 रुपए करके स्क्रैप बिकेगा, ऐसा क्वेश्चन हमें बता दिया था, 10 रुपए करके, और स्क्रैप हुआ है 1100। तो यहाँ पर हम लोग का कॉस्ट 11,000 से रिड्यूस हो जाएगा, तो कितना बनेगा 19,19,000, ठीक है। ये हो गया टोटल प्रोसेस कॉस्ट, ठीक है, टोटल प्रोसेस कॉस्ट। अब हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, है ना। इक्विवेलेंट यूनिट के हिसाब से कितना कॉस्ट आया एक यूनिट को कंप्लीट बनाने के लिए, तो 19,19,000 का खर्चा करके कितना कंप्लीटेड यूनिट बन चुका है, 9,100 कंप्लीटेड यूनिट बन चुका है। तो एक एक यूनिट को कंप्लीट बनाने का खर्चा 9,100 यूनिट, तो ये डिवाइड करने से हो जा रहा है, देखते हैं कितना होगा, 19,19,000 9,100, तो ये हो गया 210.88, ठीक है, 210.88 ये हम लोग का आ गया एक यूनिट को कंप्लीट बनाने का खर्चा। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमें कौन सा बनाना है, ये कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बन गया। अब हमें निकालना है इवैल्यूएट द आउटपुट, आउटपुट को हमें इवैल्यूएट करके बताना है, मतलब वैल्यूएशन करके बताना है, ठीक है। तो लास्ट जो स्टेटमेंट है वो बनेगा स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ
वैल्यूएशन या फिर इवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट और एमओ। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या वैल्यूएशन कर सकते हैं? ओपनिंग WIP, ठीक है, इसका वैल्यूएशन करेंगे तो ओपनिंग WIP का इक्विवेलेंट यूनिट यहां से देख के लिखेंगे, देखो 400 है। ठीक है, 400। कॉस्ट पर यूनिट कितना है हम लोग का? 210.88। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम लोग को पता चल जाएगा टोटल खर्चा कितना है, 8435। ठीक है, 35 आ रहा है, हम इसको 2 लिख देते हैं, ये रुपीज में आंसर आ रहा है। अच्छा, ये ओपनिंग का हो गया। और यहाँ पर ओपनिंग WIP को इसके पहले इस पे खर्चा किया जा चुका है 1,10,000, ये प्रीवियस पीरियड का। हम लोग को बोला है पूरा वैल्यू बताओ ओपनिंग WIP का, तो ओपनिंग WIP का ये जो वैल्यू निकल के आया कि 400 यूनिट पे कितना खर्चा हुआ है, ये करेंट ईयर का हुआ है। ठीक है, और कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड इस पे कितना है, देखो, कॉस्ट ऑफ WIP एट बिगिनिंग कंप्लीट कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ ओपनिंग WIP। ठीक है, ये देखो यहाँ ऑलरेडी 1,10,000 रुपीज का खर्चा किया जा चुका है। तो टोटल करते हैं यहाँ पर 1,94,352। ये टोटल खर्चा जब हो जाएगा तो ये 1000 यूनिट से बराबर हो जाएगा। मतलब देखो ये 1000 यूनिट ही था, लेकिन 1000 यूनिट 60% ही कंप्लीट था, 40% बाकी था। तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट किया कि 400 कंप्लीटेड यूनिट बन चुका है, तो उस पे इतना खर्चा हुआ है। और अगर हम लोग प्रीवियस वाला खर्चा भी जोड़ लेते हैं तो हम लोग का फुल्ली कंप्लीटेड हो जाएगा 1000 यूनिट। ठीक है, फुल्ली कंप्लीटेड। अगर इसको 1000 नहीं लिखना चाहते हो तो भी ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कंफ्यूजन लगता है तो। इसका मतलब हम लोगों ने इस पीरियड भी इतना खर्चा किया है, पहले से इतना खर्चा किया है, तो हम लोग का जो वैल्यूएशन है WIP का वो इतना हो जाएगा 1,94,350। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करते हैं, फिनिश गुड्स का इक्विवेलेंट यूनिट देखो कितना है, 8000। कॉस्ट पर यूनिट जो है वो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट 8000, कॉस्ट पर यूनिट 210.88, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिमिलर तरीके से 800 इंटू सॉरी 8000 इंटू 210.88, तो इसमें आंसर आ जाएगा 1687040। और किस चीज का हम लोग करेंगे? एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करेंगे। एबनॉर्मल लॉस का कितना यूनिट है देखो। अच्छा, क्लोजिंग WIP का कर लेते हैं पहले। क्लोजिंग WIP का 600 यूनिट इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लोजिंग WIP का 600 इक्विवेलेंट यूनिट, यहाँ पर 600 लिखते हैं, इसको क्लोजिंग WIP लिख देते हैं, और ये हो गया 210.88। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1,26,528। इसी तरह से एबनॉर्मल लॉस का भी कर लेंगे। एबनॉर्मल लॉस का है 100, यहाँ पर देखा था मैंने, ये देखो नॉर्मल लॉस का तो नहीं करना पड़ता, ये रहा 100। ठीक है, 100 का कितना हो जाएगा? 210.88। तो ये मल्टीप्लाई करने से 1,00,000 नहीं, 1,00,000 तो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 21,088। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। टोटल में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है राउंड ऑफ के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग को इस चीज को ये देखो, ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया था उसी चीज को इस तरह से किया है। अब इससे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर कुछ बोला नहीं था, ओवरऑल बता दिया था। वैसे मटेरियल का अलग कॉलम होगा, लेबर का, ओवरहेड का, अगर हमें उस तरह से बाइफरकेशन करके बताएगा, जबकि बताएगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, इतना छोटा सा नहीं होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम लोग का फीफो मेथड में से इस तरह से होगा। अगर सेम यही वाला क्वेश्चन, ये देखो इलास्ट्रेशन 5, सेम यही क्वेश्चन को अगर हमें वेटेड एवरेज मेथड में करने बोले तब कैसे होगा, तब ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे दिखेगा। देखो, अब सेम क्वेश्चन को हम लोग वेटेड एवरेज में करेंगे तो दोनों चीजों का आइडिया हो जाएगा हम लोग का। तो इलास्ट्रेशन 5, पहले निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ
इक्विवेलेंट यूनिट वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस में हम लिख पाएंगे, पहले इनपुट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर आउटपुट, फिर इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, परसेंटेज और यूनिट। अब यहाँ पर देखो, ओपनिंग WIP ये 1000 इनपुट देंगे, 1000 आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ओपनिंग WIP। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये वेटेड एवरेज है, तो इसमें देखो कैसे करके हम लोग करेंगे। यहाँ पर फिर लिखते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस मतलब इनपुट, इनपुट कितना दिया जा रहा है 10,000। अच्छा, आउटपुट कैसे आएगा वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो कंबाइनली आएगा, ठीक है। उससे हमें अलग अलग नहीं लिखना है, क्योंकि ये कोई हम लोग का फीफो मेथड नहीं हो रहा है कि पहले पुराना वाला 1000 बन जाएगा, फिर 10,000 से 8,000 बन के 9,000 होगा, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि ये वेटेड एवरेज मेथड है, ठीक है, मतलब एवरेज होगा, तो टोटल इनपुट से ही हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो 1000 और यहाँ पर जो इनपुट दिखाया जा रहा है 10,000 का, तो टोटल हम लोगों ने 11,000 का इनपुट दिया है, ठीक है। अब 11,000 के इनपुट में से हम लोग का 9,000, अब इसमें ना हम लोग बाइफरकेशन नहीं करेंगे, हम लोग ये मानेंगे कि टोटल 11,000 का जो इनपुट दिया हुआ है उसमें से ही हम लोगों का 9,000 का टोटल जो है आउटपुट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंडिविजुअली नहीं लिखेंगे, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, एक मिनट रुको, इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे, इसको ऐसे नहीं करके इसको ना ऐसे लिखना चाहिए। थोड़ा सा मैंने लिखने का तरीका ऐसे गलत कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं। रुक, देखते हैं कैसे करके लिखने से हमारा समझाने में आसानी होगा। एक मिनट, ऐसे ऐसे लिखेंगे 1000 यूनिट कंप्लीटेड लिख देते हैं और क्लोजिंग WIP, हाँ बेस्ट यही होगा। यहाँ पर लिखते हैं यूनिट कंप्लीटेड, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग बाइफरकेशन करके यूनिट कंप्लीटेड नहीं दिखाएंगे, तो ओवरऑल में हम लोग लिखेंगे यूनिट कंप्लीटेड जो कि है 9,000, ठीक है। यूनिट कंप्लीटेड है 9,000, और यहाँ पर हम लोग का क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP अगर कुछ है तो वो लिखेंगे, नॉर्मल लॉस था क्वेश्चन में वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट 9,000 आएगा ओवरऑल यूनिट्स कंप्लीटेड, और यहाँ पर हम लोग का इनपुट के यहाँ पर लिख देते हैं। इनपुट किस तरह से दिया गया है, ओपनिंग WIP यहाँ पर लिखेंगे 1000, और यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, जो नया यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है वो है 10,000, ठीक है, और कंप्लीटेड बना है 9,000। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ है, नॉर्मल लॉस हमें बताया क्वेश्चन में, टोटल जो इनपुट है यानी 11,000 का 10% यानी 1100, ठीक है। और क्लोजिंग WIP क्वेश्चन में बता रखा था 800। अब हम लोग निकालेंगे हम लोग का कोई एबनॉर्मल लॉस हो रहा है कि नहीं, तो चेक करते हैं। टोटल हम लोगों ने 11,000 इनपुट दिया, ठीक है। 11,000 में से 1100 लॉस हो गया, 11,000 में से लेस कर दो 1100, ठीक है। और 9,000 हम लोगों का ट्रांसफर हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक में 900 रहना चाहिए, बट रह रहा है 800, तो अगेन एबनॉर्मल लॉस हम लोग का बैलेंस करके आ जाएगा 100, ठीक है। तो टोटल 11,000, इसको हम लोग ना इस तरह से लिखेंगे, बाइफरकेट करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन से जो आ रहा है वही हम लोग का यहाँ पर आउटपुट दिखेगा। इसको हम लोग अलग अलग करके नहीं लिखेंगे आउटपुट कॉलम में, ठीक है। अच्छा, अब इक्विवेलेंट यूनिट देखो, ये फुल्ली कंप्लीटेड है, तो ये 100%, 100% मतलब ये 9,000 हो गया। क्लोजिंग WIP कितना परसेंट कंप्लीट था, ये देखो 75% है ना, ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही तो है, 75% कंप्लीटेड था, तो यहाँ पर लिखेंगे 75%। तो ये हो जाएगा हम लोगों का
600, पहले भी इतना ही हुआ था। नॉर्मल लॉस का हमें वैल्यूएशन करना नहीं है, और एबनॉर्मल लॉस 100% कंप्लीटेड था, तो 100% मतलब 100 यूनिट, तो इक्विवेलेंट यूनिट हो जाएगा 9700, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो WIP का, मतलब सॉरी WIP बोल रहे, जो हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट है वो वाला स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। এটা ব্যাক করুন ম্যাম। नीचे जगह था, पेज चेंज करती हूँ। হ্যাঁ यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, वो मैंने देखा नहीं कि उधर जगह नहीं है, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, मतलब इसके हिसाब से 9700 यूनिट को कंप्लीट बनाने का कितना खर्चा हुआ है। अब क्योंकि हम लोग एवरेज मेथड कर रहे हैं, तो एवरेज मेथड में क्या होता है, जब जितना भी खर्चा अभी तक लगा है, डिवाइडेड बाय जितना यूनिट बना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से, ये देखो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, यहाँ से डिफरेंस देखो, ठीक है। एक तो ये लिखने का तरीका में डिफरेंस, यहाँ पर ये देखो, ये 9000 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, देखो ऑलरेडी इनकर्ड है 1,10,000, समझाते हैं, देखो 1,10,000 मतलब अभी तक कितना खर्चा हम लोग कर चुके हैं, प्लस ऐड करेंगे कॉस्ट फॉर करेंट ईयर, ठीक है, मतलब करेंट पीरियड या फिर करेंट ईयर। तो करेंट ईयर का खर्चा है 19,30,000, और जो स्क्रैप हुआ उसे लेस कर देंगे। स्क्रैप कितना हुआ, 1100 इंटू 10 यानी 11,000, ठीक है। अगर हम लोग इसको पूरा एडजस्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 19,30,000 प्लस 1,10,000 माइनस 11,000, तो ये आंसर आ रहा है 20,29,000, ठीक है। ये हो गया टोटल प्रोसेस कॉस्ट। अब दोनों में डिफरेंस देखो, ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस दिखा रहे, सेम क्वेश्चन से है ना, तो समझने में आसानी होगा। देखो यहाँ पर जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट किए थे, यहाँ पर हम लोगों ने ना जब कॉस्ट कैलकुलेट किया था तब ये 1,10,000 यहाँ पर लिया था, यहाँ पर लिया था, यहाँ नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, बिकॉज हम लोग कर रहे थे फीफो मेथड। फीफो में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये प्रीवियस पीरियड में खर्चा लग चुका है, हम लोग एवरेज मेथड नहीं कर रहे हैं कि जितना खर्चा अब तक हुआ है स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा ऐड करके एवरेज करने का मतलब है जितना खर्चा हुआ है डिवाइडेड बाय यूनिट कर दो तो एवरेज निकल के आएगा, एवरेज कॉस्ट निकल के आएगा। लेकिन हमें बोल रहा है एवरेज कॉस्ट नहीं निकालना है, हमें फीफो के बेसिस पे कॉस्ट निकालना है। तो फीफो का मतलब इस पीरियड में हम लोगों ने कितना पैसा खर्चा किया, ये 1,10,000 प्रीवियस पीरियड वाला था, तो इस पीरियड में ये खर्चा किया, ये स्क्रैप का रिकवरी हुआ। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, इस पीरियड में जिस यूनिट को हम लोगों ने कंप्लीट बोला, ठीक है, कंप्लीट तो इस पीरियड में भी नहीं था, आधा अधूरा ही था, लेकिन हम लोगों ने इक्विवेलेंट करके इसे जो कंप्लीट किया, इसको कंप्लीट करने में इस पीरियड का खर्चा अगर पूछे तो ये वाला, ठीक है, मतलब ये स्क्रैप को लेस करने के बाद। लेकिन इसी का अगर एवरेज बोला जाएगा देन हम लोग ये वाला भी यहाँ पर ऐड करके एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, तब हमारा कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगा। अब डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन हमें कौन सा मेथड बोलेगा, ठीक है। तो अगर हमें फीफो बोलेगा तो हम लोग सिर्फ करेंट ईयर का ही खर्चा दिखाएंगे, ठीक है, और जब हम लोग वैल्यूएशन करेंगे तो ये ऐड करेंगे अलग से। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेटेड एवरेज कर रहे हैं, तो अभी तक का जितना भी खर्चा है सारा ऐड कर दिया, स्क्रैप था तो लेस कर दिया। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट 20,29,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट कितना है 9,700,
तो ये हो गया 209.18, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आया था देखो कितना, 210.88, ज्यादा तो आएगा ही क्योंकि यहाँ पर खर्चा हमारा कम हो रहा है और यूनिट जो है वो 9100, यहाँ पर 9700 आया। क्यों यहाँ पर 9700 डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग का यूनिट कंप्लीटेड हम लोगों ने इस तरह से अलग से नहीं दिखाया। ये इसमें क्या किया हम लोगों ने, मिक्स्ड अप कर दिया ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वाला, क्योंकि हमें एवरेज में निकालने बोला था। इसी वजह से यहाँ पर 100% हो रहा है, जबकि ये 9000 देखो यहाँ भी 9000 हो रहा था, 8000 और ये जो 1000 है, लेकिन इस पे हम लोगों ने अलग से दिखाया, फीफो है इसीलिए, तो ये 400 बन गया 40% कंप्लीशन की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 9000 आया। तो ये डिफरेंस देखो, दो जगह पे डिफरेंस हो रहा है। एक तो हम लोग कॉस्ट को कैसे कंसीडर करेंगे वो देखना है हमें, दूसरा ये देखना है कि अगर वेटेड एवरेज है तो उस केस में हम लोग यहाँ पर सिर्फ कंप्लीटेड जितना है उतना लिखेंगे, ठीक है। क्लोजिंग जितना है उतना लिखेंगे, इसको अलग से नहीं लिखेंगे। ये जो 9000 कंप्लीटेड है इसे हमें डब्ल्यूआईपी में कितना था, ओपनिंग कितना था, करेंट ईयर कितना था, ऐसे हमें नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। अब नेक्स्ट जो है हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, ऐसे लिख देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट। तो यूनिट यहाँ पर हो जाएगा फिनिश गुड्स का करेंगे, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस का करेंगे और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तो डब्ल्यूआईपी को अलग से दिखाना नहीं है, ठीक है, एवरेज था, तो फिर ये 1 2 3 4 हो रहा है, जिसमें से नॉर्मल लॉस का होगा नहीं, 3 का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9000 का इक्विवेलेंट 9600 और 100 इक्विवेलेंट यूनिट को लिख लेते हैं। फिनिश गुड्स का 9000, एबनॉर्मल लॉस का है 100 और क्लोजिंग वाला है 600। कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का आया है 209.18, सब जगह पे यही होगा 209.18, 209.18। अगर मल्टीप्लाई करना है तो देखो, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, मतलब कितना हो रहा है 20918, ये मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 209.18 इंटू 600, तो ये आ रहा है 1,25,508 और 209.18 इंटू 9000, तो ये वैल्यू आ रहा है 18,82,620, ठीक है। ये हम लोग का प्रोडक्शन का, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोल रहे, सॉरी, ये हम लोग का वैल्यूएशन निकल के आया। तो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि अगर वेटेड एवरेज बोले तो कैसे होगा, फीफो बोलेगा तो किस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ये इसके बाद ये 6th नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बचा हुआ है इसमें, ठीक है, और इसी में ये सारे इक्विवेलेंट यूनिट का हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो लगभग कितना, 6 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या बोला है, एन इंग्लिश वीलो कंपनी हु मैन्युफैक्चर्स क्रिकेट बैट बाइज वुड एज इट्स डायरेक्ट मटेरियल। तो क्रिकेट बैट बनाती है कोई कंपनी है जो रॉ मटेरियल के तौर पे लकड़ी खरीदती है, ठीक है। द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट, तो ये परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम होगा। फॉर्मिंग मतलब जो बनाता है, बैट को स्ट्रक्चर देता है। फॉर्मिंग डिपार्टमेंट प्रोसेसेस द क्रिकेट बैट, फॉर्मिंग डिपार्टमेंट क्रिकेट बैट बना रहा है, एंड द क्रिकेट बैट्स आर देन ट्रांसफर्ड टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट वेयर स्टिकर्स आर अप्लाइड, ठीक है। तो 3 डिपार्टमेंट है, एक परचेस करता है, एक बैट का फॉर्म देता है, फॉर्मेशन करता है, एक स्टिकर लगाता है, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट के थ्रू से प्रोसेस कंप्लीट होता है। The forming department began manufacturing 10,000 initial bats during the month of December. दिसंबर मंथ में इन्होंने 10,000 इनिशियली बैट बनाया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम, एंड देयर कॉस्ट इज एज फॉलोज। और वो 10,000 यूनिट बैट बनाने का, मतलब 10,000 पीसेस बैट बनाने का खर्चा कितना हुआ है, मेटेरियल का इतना, कन्वर्जन कॉस्ट इतना, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब क्या होता है,
मेटेरियल के अलावा बाकी सब, जैसे कि मान लो कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर आता है, अदर ओवरहेड्स जितने भी है वो आ जाते हैं, तो कन्वर्जन कॉस्ट, तो टोटल इतना ऐड करने से। अब बोल रहे हैं टोटल ऑफ 8000 क्रिकेट बैट्स आर कंप्लीटेड, जो 10,000 उन्होंने सोचा था बनाना है उसमें से 8000 क्रिकेट बैट जो है कंप्लीटली उन्होंने बना लिया है एंड ट्रांसफर टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट, एंड रेस्ट 2000 वेर स्टिल इन द फॉर्मिंग प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ, और उसी मंथ के एंड में 2000 जो है बचा हुआ है। ऑल ऑफ द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट डायरेक्ट मटेरियल आर प्लेस्ड, बट ऑन एवरेज ओनली 25% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट वाज अप्लाइड टू द एंडिंग वर्क इन प्रोसेस प्रोग्रेस इन्वेंट्री। मतलब क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट्स डायरेक्ट मटेरियल आर प्लेस्ड, फॉर्मिंग डिपार्टमेंट में जितने भी डायरेक्ट मटेरियल था वो सारे यूज हुए हैं, बट ऑन एवरेज ओनली 25% ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट वाज अप्लाइड। मतलब फॉर्मिंग डिपार्टमेंट में जो 2000 अभी भी पूरा नहीं बना है, उसमें मटेरियल का खर्चा जो भी लगाना था वो लग चुका है, मतलब लकड़ी से फॉर्मेशन बन चुका है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट पूरा नहीं होने के कारण वो इनकम्प्लीट है। कन्वर्जन कॉस्ट अभी तक सिर्फ और सिर्फ 25% ही अप्लाई किया गया है, और भी 75% अप्लाई करना पड़ेगा ताकि काम पूरा हो जाए। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला यहाँ पर, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट, यहाँ पर हमें क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है। देखो, कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच कॉस्ट, हमें इक्विवेलेंट यूनिट निकाल के देना है। कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है, मतलब जैसे कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP एंड फिनिश प्रोडक्ट और WIP का कॉस्ट निकालना है। अब ये वाले क्वेश्चन में ना हमें ना तो बोला है फीफो करो, ना तो बोला है वेटेड एवरेज करो, हमें कुछ पर्टिकुलरली नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर फीफो करना है कि वेटेड एवरेज करना है। देखो फीफो क्या करें, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग वाला है, इनिशियल वाला। देखो यहाँ पर फीफो का कंसेप्ट कब आता है, जब हमारा कुछ ओपनिंग WIP होगा, है ना। अगर हमारे पास ओपनिंग WIP अलग से कुछ बोला नहीं है तो हम लोग उसको फीफो में क्या करें, क्योंकि फीफो में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होगा, 10,000 यूनिट पहले बार दिया गया है, उसमें से 8000 बना है, बाकी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें मेथड का मतलब अलग से कोई मेथड का जरूरत नहीं है कि हमें वेटेड एवरेज ही करना है कि फीफो करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको नॉर्मली करेंगे, मतलब जो नॉर्मल मेथड से ही हो जाएगा, इसमें वेटेड एवरेज से ही बन जाएगा बेसिकली। अगर देखें तो इसमें हमें फीफो का एप्लीकेशन का जरूरत नहीं होगा। फीफो तब होता है जब हमारा ओपनिंग WIP वगैरह भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे होगा, सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यहाँ पर पर्टिकुलर्स, आउटपुट, इनपुट, अच्छा यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, सॉरी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और यहाँ पर दो नेचर में बताया है खर्चा, एक है मेटेरियल, एक है कन्वर्जन कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे मेटेरियल, जो हम बता रहे थे ना, इन नेचर ऑफ मेटेरियल हो जाएगा, और एक है कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंटेज और यूनिट, यहाँ पर भी परसेंटेज और यूनिट। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि कितना कितना इनपुट आउटपुट होगा। अच्छा, तो यहाँ पर यूनिट, देखो 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं आउटपुट कितना आया है, आउटपुट इनपुट में लिखते हैं 10,000 इंट्रोड्यूस्ड, लेकिन इसमें से पूरा का पूरा 10,000 आउटपुट नहीं मिला है। आउटपुट हमें मतलब कंप्लीटेड आउटपुट मिला है 8,000। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड कंप्लीटेड 8,000, और क्लोजिंग WIP, ये ऐसे लिखते हैं, इंट्रोड्यूस था कंप्लीटेड 8,000, क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग WIP ये है 2,000। ठीक है, ये ऐसे में क्लियरली बता रखा है। अब जो कंप्लीटेड है वो तो 100% हर नेचर में, कन्वर्जन में भी मेटेरियल में भी कंप्लीट है, तभी तो कंप्लीशन कहलाता है। तो 100% यानी 8,000,
और यहाँ भी 100% यानी 8000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का देखो बोल रहा है कि मेटेरियल पूरा का पूरा कंप्लीटेड है, ऐसा क्वेश्चन हमें बताया है, तो ये 2000 हो गया मेटेरियल अगर पूरा का पूरा कंप्लीटेड है। और जो लेबर मतलब लेबर बोल रहा है, कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो 25% अभी तक का खर्चा हुआ है, तो ये 25%, तो 2000 पे 25% मतलब 500 यूनिट, तो इक्विवेलेंट यूनिट हो गया, ये हो गया 10,000 कंप्लीटेड इन नेचर ऑफ मटेरियल, और 8500 कंप्लीटेड यूनिट बन जाएगा, मतलब कन्वर्जन कॉस्ट अभी तक जो खर्चा हुआ है वो करने से 8500 कंप्लीटेड यूनिट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ऐसे लिखेंगे, पर्टिकुलर्स डायरेक्ट मेटेरियल, क्योंकि अभी नाम है अलग अलग, इसके पहले नाम नहीं था, ठीक है, तो मेटेरियल का खर्चा और कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, मेटेरियल का खर्चा और कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पर लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में लिख देते हैं नीचे टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट यहाँ पर लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। तो मेटेरियल का अभी तक का कितना खर्चा हुआ है 33,000, और कुछ नहीं बोला है, टोटल कॉस्ट मेटेरियल का खर्चा हुआ है 33,000, कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा हुआ है अभी तक 17,000, और ये खर्चा करके कंप्लीटेड यूनिट मेटेरियल के नेचर में बना है 10,000, और इधर 8,500, तो ये हो गया 10,000 और ये हो गया 8,500। तो पर यूनिट का खर्चा डिवाइड कर देंगे, 33,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मतलब 3.30 हो गया, और ये हो जाएगा 2 रुपीज, है ना, ये 2 रुपीज हो गया, तो कैलकुलेट हो गया ये हम लोग का। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, तो कैसे होगा, पर्टिकुलर्स इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट या फिर अमाउंट, ठीक है। तो क्या क्या चीजों का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हम लोग फिनिश प्रोडक्ट का निकालेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, और WIP का, तो पहले WIP का लिखते हैं और फिनिश प्रोडक्ट का। तो WIP का देखो, ये जो WIP है मतलब क्लोजिंग WIP, एक्चुअली ये WIP का मतलब है क्लोजिंग WIP, ठीक है। तो क्लोजिंग WIP में मेटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट दो तरह का कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल और यहाँ पर लिखते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। तो मेटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट क्लोजिंग WIP का कितना है 2000, और कन्वर्जन के लिए 500, तो यहाँ पर लिखेंगे 2000 और यहाँ पर लिखेंगे 500, ये मैंने लिख दिया 2000 और ये मैंने लिख दिया 500 इक्विवेलेंट यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट मेटेरियल का कितना है 3.30, ये देखो 3.30, और इसका कितना है कन्वर्जन कॉस्ट का 2 रुपीज। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा, ये हो गया 1000 और ये हो जाएगा 6600, तो टोटल कॉस्ट ऐसे लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट हो जाएगा ये दोनों का टोटल 7600, ठीक है, ये वैल्यूएशन हो गया। अब देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया क्योंकि दो इंफॉर्मेशन अलग अलग दिया हुआ था। अब फिनिश गुड्स में क्या क्या, मेटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, मेटेरियल भी फिनिश गुड्स का जो है देखो 8000 यहाँ भी 8000, ठीक है, तो हम लोग दो जगह पे ही 88,000 लिख देंगे, ये 3.30 करके और ये 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 16,000, ये हो गया 26,400, तो टोटल हो जाएगा 42,400, ठीक है, ये हो गया हम लोग का टोटल। तो ये छोटा सा क्वेश्चन ऐसे था, लेकिन थोड़ा सा इसमें बाइफर्केशन ज्यादा दिया, जैसे देखो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को ये 2 कॉलम नहीं मिला था, एक ही मिला था, 2 कॉलम मिला, अब 3 भी हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग वेटेड एवरेज से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2,
बोल रहा है हिल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू मैन्युफैक्चर वाटर डेंसिटी सेंसर फॉर हाइड्रो सेक्टर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू द ऑपरेशन फॉर द मंथ ऑफ मे। तो मई मंथ का यहाँ पर डिटेल्स दे रखा है। क्या बोला है कि बिगिनिंग WIP May 1 मतलब 1 मई में WIP में इतना यूनिट पड़ा हुआ था। ओपनिंग WIP मतलब प्रीवियस ईयर का इतना यूनिट बना हुआ है। स्टार्टेड इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग मे मतलब नया इंट्रोडक्शन इतना किया गया है 1 लाख। कंप्लीटेड कितना हुआ है 92,000। तो इतना इनपुट रहा है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर और ये करेंट ईयर, लेकिन ये आउटपुट इतना मिला है 92,000। और WIP में भी है, एंडिंग WIP बोल रहा है 24,000, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं बिगिनिंग WIP was 60% completed for material and 20% completed for conversion cost। बोल रहा है ये जो है 16,000 इसमें मेटेरियल का कंप्लीशन हो चुका था, हो चुका था 60%। हमें मई मंथ में क्या खर्चा होगा वो दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये ऑब्वियसली अप्रैल का खर्चा हो चुका है 60%। तो मई में 40% मेटेरियल के लिए खर्चा करना पड़ेगा और कन्वर्जन के लिए 80% खर्चा करना पड़ेगा। एंडिंग इन्वेंट्री 90% कंप्लीटेड है मेटेरियल का, 40% कन्वर्जन कॉस्ट का। ये इतना ही दिखाएंगे, मई महीने में ही हुआ है। एंडिंग इन्वेंट्री मई महीने में 90% मेटेरियल के लिए खर्चा है, 40% कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। फिर बोल रहे हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट आर मेटेरियल इतना, मतलब बिगिनिंग इन्वेंट्री का जो हम लोगों ने प्रीवियसली खर्चा किया था 60%, वो मेटेरियल का खर्चा बता रहा है इतना, ठीक है। 60% जो कंप्लीटेड है उसमें इतना खर्चा हुआ है, डायरेक्ट लेबर का इतना, फैक्ट्री ओवरहेड का इतना खर्चा हुआ है, ठीक है। ये हमें बाइफर्केशन करके बता दिया है कि प्रीवियसली 16,000 यूनिट पे मेटेरियल पे कितना खर्चा किया गया, लेबर पे कितना और ओवरहेड पे कितना। आगे पढ़ते हैं। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग में, नया जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है मई मंथ में मेटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, फैक्ट्री ओवरहेड का बता दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है फीफो मेथड, साफ साफ बता दिया है फीफो मेथड यूज करना है हमें, और इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर मेटेरियल निकालना है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, हम लोग को लेकिन यहाँ पर इवैल्यूएशन करने नहीं बोला है, दो ही स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है। एक तो बोला है इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर मेटेरियल, ठीक है, और दूसरा बोला है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। पर इनपुट पर्टिकुलर्स, आउटपुट, इक्विवेलेंट यूनिट यहां पर लिखेंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और दो नेचर में हम लोग लिखेंगे मेटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। परसेंटेज यूनिट, ठीक है। अब फिर से एक बार पढ़ के कर लेते हैं। देखो इनपुट कितना दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओपनिंग WIP, क्योंकि हमें फीफो मेथड बोला है तो हम लोग उसी तरह से पूरा सारा चीज अलग अलग लिखेंगे। तो ओपनिंग WIP में देखो हम लोग का कितना है 16,000 यूनिट, तो यहाँ पर लिखेंगे 16,000 यूनिट, इसका पूरा आउटपुट आएगा 16,000 यूनिट। सॉरी, यहाँ पर लिखना चाहिए, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर होगा ये 16,000 इधर लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग WIP, ठीक है। अच्छा, फिर जो नया यूनिट दिया गया तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड किया गया है कितना यूनिट 1 लाख, और आउटपुट कितना आया है, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड में कुछ फिनिश गुड्स बना है, ठीक है। तो मतलब फिनिश गुड्स मतलब जो कंप्लीटेड है, तो कंप्लीटेड है यहाँ पर बोल रहा है 92,000 पूरे मई मंथ में कंप्लीटेड है, ठीक है।
लेकिन 92,000 जो पूरा फिनिश गुड्स कंप्लीट हुआ है उसमें से तो 60,000 इसमें इंक्लूडेड होगा, क्योंकि ये फीफो मेथड है। तो फीफो मेथड के हिसाब से जब हम लोग का कंप्लीटेड यूनिट बनेगा तो ये 16,000, और यहाँ पर बोल रहा है 92,000 बना हुआ है टोटल, उसमें ये 16,000 इंक्लूडेड होगा क्योंकि ये फीफो है। तो फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये जब हम लोगों ने यहाँ पर जब इकट्ठा किया होगा कि कितना बना है, तो उसमें पहले 16,000 प्रीवियस वाला होगा और बाकी बचा हुआ जो है वो करंट ईयर से होगा। ठीक है, 1 लाख में से उतना होगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, ये देखो फिनिश गुड्स कैसे निकालेंगे, 92,000 माइनस 16,000 करने से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 92 माइनस 16 करने से 76,000 कंप्लीटेड यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर बोला है कि WIP में रहेगा 24,000, तो यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग WIP, ये हो गया 24,000। अब हमें नॉर्मल लॉस तो कुछ नहीं बोला था, अब एबनॉर्मल लॉस है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा बात है, ऐसे चेक करेंगे। हम लोगों ने 16,000 इनपुट दिया, 16,000 आउटपुट आया, ठीक है, और 1 लाख जो था उसमें से आउटपुट आया है 76,000, तो बचता कितना है, 1 लाख में से अगर 76 आउटपुट हुआ तो बचता है 24, और वही दिखा रहा है। इसका मतलब कोई भी एबनॉर्मल लॉस वगैरह इस क्वेश्चन में नहीं है, और नॉर्मल लॉस तो हमें बताया नहीं था। ठीक है, तो और कुछ है भी नहीं। देखो यहाँ पर हो गया हम लोग का 1,16,000 और इसका भी टोटल 1,16,000। जब ये दोनों साइड टोटल में मिसमैच होगा ना, तभी सोचोगे कि कुछ एबनॉर्मल लॉस या गेन है। अच्छा, अब ये फिनिश गुड्स मतलब 100% कंप्लीट। ठीक है, ये 100% कंप्लीट होगा, तो 76,000 ठीक है, और क्लोजिंग WIP का कंप्लीशन देखो, यहाँ पर बोल रहा है, अच्छा बिगिनिंग वाला देख लो, 60% कंप्लीट था मेटेरियल पे, 20% कन्वर्जन पे। मतलब इस मंथ में, मई मंथ में क्या क्या कंप्लीशन करना पड़ेगा, मेटेरियल का 40% और यहाँ पर हो जाएगा 80% कन्वर्जन कॉस्ट का। तो 16,000 का 40% हम लोग इंटू करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट यूनिट मिल जाएगा 6,400, और 16,000 का 80% करने पे हमें इक्विवेलेंट यूनिट मिल जाएगा 12,800। ठीक है, और क्लोजिंग WIP जो है उसमें कितना कंप्लीशन है, उसमें देखो यहाँ पर बताया है कि क्लोजिंग WIP बोल रहा है 90% कंप्लीटेड फॉर मेटेरियल, तो मेटेरियल का बोल रहा है 90% कंप्लीट है, तो 24,000 का 90% हो जाएगा हम लोगों का 21,600। और ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है इसमें बाइफर्केशन कर दिया है, अच्छा नहीं 40% बोला है, 40% कंप्लीट फॉर कन्वर्जन, तो यहाँ 40% लिख लेते हैं, 40% लिखने से हो जाएगा 9,600। अब हम लोग ये यूनिट का टोटल कर लेंगे, तो यूनिट का टोटल करते हैं 21,600 76,000 प्लस 6,400, तो ये टोटल हो जाएगा 1,04,000। ठीक है, 1,04,000, और यहाँ पर हो जाएगा 12,800 प्लस 76,000 प्लस यहाँ पर 9,600, तो 98,400। फिर से एक बार चेक करते हैं, 12,800 76,000 और 9,600, हाँ ये इक्विवेलेंट यूनिट हम लोग का बन गया। अच्छा, और हमें कैलकुलेट करने बोला है कॉस्ट, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने पहला आंसर तो निकाल लिया, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो देखो यहाँ पर कैसे होगा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट के लिए निकालने बोला है, फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स हो जाएगा अमाउंट, तो कन्वर्जन कॉस्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोला है, तो कन्वर्जन कॉस्ट में हम लोगों ने क्या क्या खर्चा किया है, ये देखो यहाँ पर फीफो बोला है, तो फीफो बोला है तो ये वाला हमें अलग से यहाँ पर ऐड करने का जरूरत नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग का आ रहा है 1 लाख, ये देखो 1,82,880। करेंट ईयर में क्या खर्चा हुआ है वो लेना पड़ेगा, तो मेटेरियल नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट निकालने बोला है, तो लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड ये दोनों को ऐड करने से टोटल कन्वर्जन कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट लेबर
और ओवरहेड, ठीक है। डायरेक्ट लेबर है 1,82,880 और ओवरहेड है 3,91,160। ये दोनों का टोटल कर लेते हैं। टोटल करने से ऐसा आ जाएगा हम लोग का 5,74,040। एक बार चेक करते हैं। 1,82,880, ठीक ही किया है मैंने। 391,1160, ठीक है। तो टोटल हो गया 1,82,880 प्लस 391,160। 391,160, एक 1 ज्यादा लिख दिया है मैंने। तो 5,74,040, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का कॉस्ट। अब हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट यूनिट। मतलब यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं, तो निकाला है इक्विवेलेंट यूनिट, इसके नीचे लिख देते हैं कन्वर्जन कॉस्ट का इक्विवेलेंट यूनिट, ये वाला 98,400। अच्छा यहाँ जगह है 98,400, ये हो गया हम लोग का इक्विवेलेंट यूनिट। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितना होगा? कन्वर्जन कॉस्ट टोटल खर्चा किया गया है 5,74,040 और इससे हम लोग 98,400 कंप्लीटेड यूनिट बना सकते हैं। तो इसका मतलब 5.8337 ऐसे आ रहा है, 5.83 ये आंसर होगा कि कॉस्ट पर यूनिट और कन्वर्जन कॉस्ट कितना हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट बोला था, अगर मेटेरियल बोलेगा तो हम लोग मेटेरियल में निकाल सकते थे। मेटेरियल का कैसा होता? 4,79,000 डिवाइडेड बाई हम लोग का हो जाता ये वाला वैल्यू 10,000, 1,04,000। ये करने से कॉस्ट पर यूनिट निकल जाता। और अगर हमें वैल्यूएशन करने के लिए बोला जाता वो भी हम लोग कर सकते थे। कैसे? जब हम लोग ये फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करते 76,000 का, तो जो भी पर यूनिट करके आता उस पे इंटू कर देना पड़ता। 76,000 इंटू दैट वैल्यू, 76,000 इंटू ये वाला वैल्यू 5.83, ठीक है, इस तरह से। और अगर हमें क्लोजिंग WIP का बोलेगा तो 21,600 इंटू मेटेरियल वाला वैल्यू और 9,600 इंटू ये वाला वैल्यू, तो हम लोग का वैल्यूएशन भी हो जाएगा। और जब हम लोग WIP का निकालेंगे उस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा? मेटेरियल का 6,400 इंटू जो मेटेरियल का वैल्यू है प्लस ये वाला 27,670, ये भी हमें ऐड करना पड़ता, ठीक है। ये वाला जो पहले से खर्चा किया हुआ है, वैसे हमें बोला नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ हम लोगों को इक्विवेलेंट यूनिट निकालने बोला था और वो सिर्फ मेटेरियल का बोला था, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर कन्वर्जन कॉस्ट में क्यों निकाला? अगर हम लोग ये नहीं निकालते तो फिर यहाँ पर ये वाला नहीं होता। एक्चुअली क्वेश्चन में पढ़ के देखो, क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये वाला निकालने के लिए बोला है पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में ये निकालने के लिए बोला है। बट विदाउट कैलकुलेटिंग दिस हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करें? इसीलिए मैंने कन्वर्जन कॉस्ट का भी इक्विवेलेंट यूनिट निकाला। अगर वो नहीं निकालेंगे तो हम लोग ये वाला कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए, ठीक है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग का यहीं पर कंप्लीट होता है, बस इतना सा ही पूछा था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। प्रोसेस 1 का डिटेल्स दे रखा है, प्रोडक्शन रिकॉर्ड दे रखा है, यूनिट इन प्रोसेस 1 एज वन फर्स्ट फेब 4,000। बोल रहा है कि फर्स्ट फेब में मतलब ओपनिंग होगा ये, ठीक है। क्योंकि बोल रहा है फर्स्ट फेब में इतना सारा प्रोडक्शन रिकॉर्ड दिख रहा है और ये फेब मंथ का है, तो इसका मतलब पहले से बना हुआ था। तो यूनिट इन प्रोसेस एज फर्स्ट फेब 4,000, ये ओपनिंग WIP हो जाएगा। जिसमें देखो बोल रहा है मेटेरियल 25% कंप्लीटेड है, मेटेरियल यूज्ड, ऑल मेटेरियल यूज्ड मतलब 100% मेटेरियल का काम हो चुका है, 25% कंप्लीटेड फॉर लेबर एंड ओवरहेड। तो अभी हमें बाकी परसेंटेज कंप्लीट करना पड़ेगा। न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है 16,000, ये फ्रेश वाला है। यूनिट कंप्लीटेड बोल रहा है 14,000। अब देखेंगे फीफो है कि वेटेड एवरेज। यूनिट इन प्रोसेस एज ऑन 28 फेब मतलब क्लोजिंग WIP में रहेगा 6,000 यूनिट। ऑल मटेरियल यूज्ड 33 एंड 1 मतलब इसमें मटेरियल का काम पूरा हो चुका है 100%, 33 एंड 1/3% कंप्लीटेड फॉर लेबर एंड ओवरहेड।
कॉस्ट रिकॉर्ड बता रहा है WIP प्रोसेस एज ऑन 1 फेब, बोल रहा है कि ये जो 4000 यूनिट है फर्स्ट फेब वाला, इसमें कितना कितना खर्चा किया जा चुका है, मेटेरियल का इतना, लेबर का इतना, ओवरहेड का इतना, टोटल 8000 रुपए का खर्चा किया जा चुका है। जब भी हम लोग को ओपनिंग WIP का बाइफर्केशन दिया हुआ रहेगा ना, तो हम लोग क्वेश्चन जो है दोनों तरह से ही कर पाएंगे, वेटेड एवरेज से भी कर पाएंगे, फीफो से भी कर पाएंगे। लेकिन अगर ये बाइफर्केशन गिवन नहीं होता है तो कभी भी हम लोग वेटेड एवरेज से नहीं कर पाते, हम लोग को फिर फीफो ही करना पड़ेगा, नहीं तो वेटेड एवरेज कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो हमें पुराना खर्चा अभी तक का कितना था वो जब तक नहीं बताएगा हम लोग वेटेड एवरेज प्रोसेस में नहीं कर सकते। वैसे मैंने देखा नहीं कि क्वेश्चन अभी तक क्या बोला है कौन से प्रोसेस में करने के लिए। फिर यहाँ पर बोल रहा है कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ, तो ड्यूरिंग द पीरियड क्या खर्चा हुआ है, मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड का बता दिया है। अब यहाँ पर बोला है कि प्रिज्यूमिंग द एवरेज मेथड, हमें एवरेज मेथड से करने बोला है। देखो एवरेज मेथड ना, एक चीज समझो, हम लोग तभी अप्लाई कर पाएंगे ना जब हम लोग को प्रीवियस ईयर का खर्चा दे रखेगा, नहीं तो हम लोग उसका एवरेज निकाले तो निकाले कैसे। एवरेज के लिए तो हमें अब तक का खर्चे का पूरा डिटेल्स मिलना चाहिए, तो पहले कितना खर्चा हुआ है और अभी कितना खर्चा हुआ है। अगर हम लोग का ओपनिंग WIP का ब्रेकअप नहीं दिया हुआ रहेगा तो कभी भी हम लोग उस पर WIP मेथड नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ब्रेकअप है तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड ही लगा देंगे। ठीक है, ये हम नोट लिखवा देंगे। तो यहाँ पर हमें बोल भी दिया है, देखो एवरेज मेथड से करना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पहला, दूसरा बोल रहा है सोइंग कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट का कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब वैल्यूएशन, अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब ही वैल्यूएशन होता है। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट फॉर प्रोसेस 1, हमें प्रोसेस अकाउंट भी बना के दिखाना है, ये एडिशनल आया। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इसमें अकाउंट बना के नहीं दिखा है, तो जो भी अभी तक सीखा है वो पहले कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एवरेज मेथड या फिर वेटेड एवरेज मेथड। यहाँ पर इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मेटेरियल, परसेंटेज यूनिट और कन्वर्जन कॉस्ट। यहाँ पर लेबर, ये लिख देते हैं लेबर और परसेंटेज यूनिट, और क्या खर्चा था लेबर के अलावा, चेक करते हैं, ओवरहेड। अलग अलग भी लिख सकते हो, लेबर ओवरहेड को एक जगह पे भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही तरह से कंप्लीशन, अभी दिखाने से समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हम लोग का वेटेड एवरेज मेथड है तो हम लोग यहाँ पर कंप्लीटेड यूनिट लिखेंगे। ठीक है, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। ठीक है, टोटल में तो देखो कितना है कंप्लीटेड, बोल रहा है 14,000। ठीक है, 14,000 हम लोग का कंप्लीटेड यूनिट है। अच्छा, और उसके बाद क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP। ठीक है, क्लोजिंग WIP में कितना है, क्लोजिंग WIP में है 6,000। ओपनिंग अलग से दिखाना नहीं पड़ता है क्योंकि वो मर्ज हो जाता है, क्योंकि ये वेटेड एवरेज है। ठीक है, वैसे अगर इनपुट देखना चाहे तो हम लोग का इनपुट कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर 4,000, यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं, 4,000 है ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP। ठीक है, और जो फ्रेश इंट्रोड्यूस्ड है वो है 16,000, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 16,000 फ्रेश। ठीक है, फ्रेश इंट्रोड्यूस्ड, टोटल इतना हो रहा है, तो टोटल इंट्रोड्यूस्ड कितना हो रहा है 20,000। ठीक है, टोटल इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है 20,000 और ये दोनों मिला के भी ना 20,000 ही आ गया, मतलब कोई भी नॉर्मल लॉस तो है नहीं, क्वेश्चन में बोला नहीं है। ठीक है, ऊपर से हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा और भी अगर जगह चाहिएगा, यहाँ पर ही हो जा रहा है ना, तो हम लोग का कोई नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस तो क्वेश्चन मेंशन करेगा, और एबनॉर्मल लॉस वगैरह भी नहीं है, क्योंकि
हम लोगों का टोटल आउटपुट हुआ है 14,000, इनपुट दिया था 20,000, तो क्लोजिंग स्टॉक में रहना चाहिए 6,000, और क्वेश्चन बोल रहा है हाँ क्लोजिंग स्टॉक में 6,000 है, तो ना कोई एबनॉर्मल लॉस, ना कोई एबनॉर्मल गेन, ना कोई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में बताया जाता है। अब ये कंप्लीटेड है तो 100% कंप्लीट होगा, तो ये हो गया 14,000, ये भी 100%, मतलब ये हो गया अगेन 14,000, ये भी 100%, मतलब ये भी हो गया हम लोग का 14,000। अच्छा, क्लोजिंग WIP का कितना खर्चा हुआ? मेटेरियल, ऑल मेटेरियल यूज्ड, मतलब मेटेरियल हो जाएगा 100%, मतलब 6,000, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहे हैं 33 एंड 1/3% कंप्लीटेड फॉर लेबर एंड ओवरहेड। लेबर एंड ओवरहेड दोनों का ही 33 एंड 1/3%, तो 6,000 का 33 एंड 1/3 का मतलब 1/3 होता है ना। 33 इंटू 3 करोगे तो 99 प्लस 100, 100/3%, मतलब कितना हो जाएगा 100/3 होल डिवाइडेड बाई 100, जैसे 5% मतलब 5/100 होता है, वैसे इतना परसेंट मतलब ये हो जाएगा, तो 100 इंटू यहाँ पर 100/3 इंटू 1/100, ठीक है, तो ये 1/3 होता है, ये कैलकुलेशन होता है, तो इसको 1/3 कर लो। 1/3 करने से कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 6,000 का 1/3 मतलब 2,000, और अगेन 2,000, ठीक है। 6,000 का 1/3 मतलब 2,000, और ये ओवरहेड का भी देखो वही है ना, तो ये दोनों को कंबाइनली करोगे तो भी चलेगा, अगर अलग अलग करोगे तो भी चलेगा, हम अलग अलग ही करके दिखा रहे हैं लेबर और ओवरहेड का, तो ये हो गया 2,000। अब इक्विवेलेंट यूनिट का टोटल करेंगे, ये हो गया 20,000, यहाँ पर हो जाएगा 16,000, यहाँ पर भी हो गया हम लोग का 16,000, तो पहला स्टेटमेंट कंप्लीट। अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट फॉर इक्विवेलेंट यूनिट, तो यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट showing cost for each element, particulars, material, labor, overhead, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP, ठीक है। तो ओपनिंग WIP में क्या क्या खर्चा अभी तक हम लोगों ने किया, क्योंकि एवरेज है तो ये यहाँ पर ही ऐड हो जाएगा, तो ओपनिंग में ये रहा 6,000 मेटेरियल, 1,000 लेबर, 1,000 ओवरहेड, तो 6,000, 1,000 और 1,000, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं, टोटल हो जाएगा 8,000। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ड्यूरिंग फेब, ड्यूरिंग फेब मंथ में कितना कितना खर्चा हुआ है। फेब मंथ में खर्चा जो है वो नीचे दिख रहा है, 25,600 मेटेरियल का, 15,000 लेबर का, और 15,000 ओवरहेड का, तो ये हो गया 15, 15, 30, 30 और 25, मतलब 55,600 का खर्चा, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट अभी तक जितना भी खर्चा हुआ है, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों मिला के जो होगा उस पे हमें एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ता है, तभी ये एवरेज कहलाता है। 31,600 टोटल करने से ये 25,000 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 16,000, और यहाँ पर भी हो गया 16,000, 16, 16, 32, 32, और ये हो गया 63,600। अब यहाँ पर लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट, तब तो पता चलेगा कॉस्ट पर यूनिट कितना है। तो ये मेटेरियल का खर्चा करके, इसका लॉजिक क्या हुआ कि 31,600 मेटेरियल का खर्चा करके 20,000 कंप्लीटेड यूनिट बन सकता है, 20,000, ठीक है। अच्छा, इतना लेबर का खर्चा करके 16,000 कंप्लीटेड यूनिट बन सकता है, और ओवरहेड में भी 16,000 कंप्लीटेड यूनिट बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है, डिवाइड करने से हो जाएगा, तो ये डिवाइड करने से ₹1, ये डिवाइड करने से ₹1, और ये अगर डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं, 31,600 डिवाइडेड बाई 20,000, तो 1.58, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हम लोग का टोटल करने से 112 और 13, 3.58 टोटल करने से, ठीक है। और यहाँ पर टोटल यूनिट लिख के अगर हम लोग करेंगे तो उस तरह से नहीं आएगा, शायद देख लेते हैं। हाँ, ये कितना हो जाएगा 16, 16, 32, मतलब 52, 63,600 डिवाइडेड बाई 52,000,
नहीं वैसे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर इसका एवरेज हो जाएगा। अगर ये टोटल कॉलम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये तो मैंडेटरी है, करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें इसका टोटल से डिवाइड मत कर दो, क्योंकि हम लोगों को एवरेज जो है वो मेटेरियल के बेसिस पे अलग से, लेबर का अलग, ओवरहेड का अलग निकालना है। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा 3.58, लेकिन ये कहीं पर भी काम नहीं आएगा, पूरा हम लोग को अलग अलग दिखाना चाहिए, ठीक है, कि मेटेरियल का कितना है, लेबर का कितना है, ओवरहेड का कितना है। अब हम लोग निकालेंगे वैल्यूएशन, ठीक है, वैल्यूएशन जिसको यहाँ पर एपोर्शनमेंट नाम दिया गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ एपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा पर्टिकुलर्स टाइप्स, मतलब क्या क्या खर्चा है, कॉस्ट पर यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट पहले लिख लेते हैं, ठीक रहेगा, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, और कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजों का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, दो चीज का, एक है कंप्लीटेड यूनिट का और एक है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो हम पहले लिखते हैं कंप्लीटेड यूनिट, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कंप्लीटेड यूनिट, कंप्लीटेड यूनिट। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, मेटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा। कंप्लीटेड यूनिट मेटेरियल का है 14 सभी 14,000 करके है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 14,000, यहाँ पर भी लिख दिया 14,000, यहाँ पर भी लिख दिया 14,000। और कॉस्ट पर यूनिट कितना कितना आ रहा है, मेटेरियल का है 1.58, बाकी दोनों 1 करके, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1.58, 1 और 1, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, ये तो 14,000 आ जाएगा, ये भी 14,000 आ जाएगा, और 1.58 अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर आएगा हम लोग का 22,120, और ये सब टोटल कर देते हैं 28,000, तो टोटल बन जाएगा 50,120। अब ये हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, या फिर क्योंकि ये सभी 14,000 है तो हम लोग 14,000 इंटू अगर ये वाला कर देते ना 3.58, क्योंकि 14,000 कंप्लीटेड यूनिट बनने में 3.58 का कॉस्ट पर यूनिट लगा है, तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर 3.58 से नहीं भी निकालते हो तो भी चलेगा, एक ही तरह से कर सकते हो ऐसे करके। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड, और इसका इक्विवेलेंट यूनिट देखो 6,000 2,000 2,000, यहाँ पर लिखेंगे 6,000 2,000 2,000, 6,000 2,000 2,000, ठीक है। इसका कॉस्ट पर यूनिट 1, इसका भी कॉस्ट पर यूनिट 1, और इसमें 1.58। अब मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 2,000, ये भी 2,000, और 6,000 इंटू 1.58, इसका वैल्यू हुआ 9480। अब टोटल कॉस्ट हो जाएगा 9480 प्लस 4,000, मतलब 13,480, 13,480, ये वैल्यू निकल के आ गया। ऐसा तो हम लोगों ने पहले भी किया है। अब नया इसमें जो बोला है 0.4, हम लोग को एक प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाने के लिए बोला है, जो हम लोग पहले सीख चुके हैं, ठीक है। प्रोसेस 1 अकाउंट ये बनाएंगे, तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पर जैसे हम लोग प्रोसेस अकाउंट अभी तक बना रहे थे वैसे ही बनेगा। पर्टिकुलर्स यूनिट ऐसे करके, ये देखो पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, तो टू ओपनिंग WIP, ठीक है। ओपनिंग WIP में कितना यूनिट है, 4,000 यूनिट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेटेरियल, मेटेरियल कितना इंट्रोड्यूस हुआ है, ये देखो नया मेटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है, ये देखो 16,000 यूनिट, 16,000 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। इसके अलावा करेंट ईयर का खर्चा है लेबर का और ओवरहेड का, ठीक है। तो लेबर ओवरहेड का तो कुछ यूनिट नहीं है इसका खर्चा लिखा हुआ है। तो देखो ड्यूरिंग द मंथ मेटेरियल का खर्चा 25,600, इतने यूनिट का 25,600, ठीक है। और ये 15,000 और 15,000, ठीक है, 15,000 और 15,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ओपनिंग WIP का हम लोगों ने अभी भी वैल्यूएशन निकाला, देखो ओपनिंग WIP का, सॉरी ये इसका तो हमें बताया गया था कि जब ओपनिंग कंडीशन में था तो कितना खर्चा हुआ था। तो इसका खर्चा हम लोगों को दिख रहा है, ये टोटल ये देखो 8,000 है ना, ओपनिंग WIP में टोटल 8,000 का खर्चा हो चुका था।
अच्छा, बाई क्या आ जाएगा, बाई कंप्लीटेड यूनिट और क्लोजिंग WIP, बस यही कंडीशन बना हुआ है। तो कंप्लीटेड यूनिट है 14,000 और क्लोजिंग WIP है 6,000, जिसका वैल्यूएशन अभी अभी हम लोगों ने कंप्लीटेड के हिसाब से किया है 50,120, ये देखो, और 13,480। अगर हम लोग का ये सब सही हुआ है तो दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए, ठीक है। इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग का सही हुआ है कि गलत हुआ है। ये देखो 20,000, इधर भी 20,000, ये दोनों का टोटल करेंगे 0, 63,600, और इधर भी उतना ही होता है कि नहीं थे, 15 और 15 30, ये हो गया 55,600 प्लस 8,000, इसमें टोटल बन रहा है 63,600, ठीक है। तो टैली हो गया। तो एक्चुअली ये इक्विवेलेंट यूनिट बना के हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है और ये जो ओपनिंग WIP है, इसका कंप्लीटेड बना 14,000, क्लोजिंग में 6,000। अब इसका खर्चा हमें पता था, गिवन था, ये हम लोगों को गिवन था, बट ये वैल्यूएशन हमारे पास नहीं था, तो इसका वैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं अब तक, ठीक है। अब ये धीरे धीरे और भी क्लियर हो जाएगा कि इसका और भी बेनिफिट क्या है। तो देखो बेनिफिट ये है कि अगर हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना है तो हम लोग इसका वैल्यूएशन कैसे करें, कैसे लिखें, तो वही हम लोगों ने वैल्यूएशन किया। वैल्यूएशन करने का तरीका क्या है, हम लोग कंप्लीटेड यूनिट बना के करेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। जो मेरा छोटा सा एग्जांपल था, यहाँ पर बस कुछ नहीं, क्वेश्चन जो है वो उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मैंने पहला जो एग्जांपल लिया था और ये जितने भी क्वेश्चन है कोई फर्क नहीं है, हर जगह पे कॉस्ट पर यूनिट निकालो फिर वैल्यूएशन करो। यहाँ पर क्या होता है, लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है, मतलब अलग अलग, जैसे कि मटेरियल का खर्चा, लेबर का, ओवरहेड का, कहीं पर सिर्फ मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट, यही डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस सेम है, ठीक है। बस हमें ध्यान रखना है कि हम लोग को फीफो करने बोला है कि वेटेड एवरेज। क्वेश्चन बता दे तो ठीक है, अगर नहीं बताए तो हम लोग को समझना पड़ेगा क्या करेंगे। अगर हमारे पास ओपनिंग WIP का ब्रेकअप नहीं है, देखो हम बता देते हैं कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए। ये देखो, इफ ओपनिंग WIP परसेंटेज ब्रेकअप not given, then FIFO can't be applied, but if amount breakup is given, then weighted average method can be applied, ठीक है। अगर हमें ओपनिंग WIP का अमाउंट का ब्रेकअप दे रखा है तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड लगा सकते हैं। जैसे इसमें ओपनिंग WIP का अमाउंट का ब्रेकअप दे रखा था कि कितना कितना खर्चा हुआ है, अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड लगा सकते हैं। और ओपनिंग WIP का परसेंटेज ब्रेकअप अगर दिया हुआ है तभी हम लोग फीफो लगा सकते हैं। परसेंटेज ब्रेकअप मतलब कौन से नेचर में कितना काम कंप्लीट हुआ था। जैसे यहाँ पर देखो परसेंटेज ब्रेकअप भी दे रखा है कि मेटेरियल 100% हुआ था और ये 25% लेबर और ओवरहेड का कंप्लीट हुआ था। मतलब ये क्वेश्चन हम लोग WIP में भी कर सकते हैं, फीफो में भी कर पाएंगे, ठीक है। दोनों मेथड से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 4, 5 और 6 और 3 क्वेश्चन ही बचा है, ठीक है। 4, 5 और 6 तो नेक्स्ट क्लास में ये वाला हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।